Okay, now in first year chapter 10 we are going to discuss about colligative properties of solution. तो आज हम डिस्कस करेंगे colligative properties of solution, solution की colligative properties के बारे में. ठीक है, colligative का मतलब क्या होता है? colligative का मतलब होता है हमारे पास collective properties. तो solution की कुछ ऐसी properties होती हैं जिनको कहा जाता है हमारे पास colligative properties. ना कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और किन किन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. हर वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, जो सॉल्यूट पर डिपेंड करती है. क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जिन पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स असर डाल रहे होते हैं. ऐसी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. ठीक है, अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं? दीज आर, उनमें शामिल हैं, पहली प्रॉपर्टी शामिल है उसके अंदर है दैट इज़ लोअरिंग वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर का कम होना, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, जिससे राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा. ठीक है, इस तरह सेकंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना मीन्स बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना. दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन का मतलब कि कम हो जाना. ठीक है, लोअरिंग हो जाना, कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर. ये चार प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन. ठीक है, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर. अभी क्या क्या होती है वन बाय वन वी नीड टू डिस्कस एवरी मतलब मीन्स एवरी चेंज. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर का कम हो जाना. तो अभी हमने इसको वेपर प्रेशर के लोअर होना है, इसको पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था इन राउल्ट्स लॉ. तो राउल्ट्स लॉ के अंदर मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा हमारे पास जो है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी. तो अभी बताया था उसमें कि डेल्टा पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2. ठीक है, यही चीज़ आई थी हमारे पास राउल्ट्स लॉ के अंदर. तो द ग्रेटर द नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स द मोर लोअरिंग इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. ठीक है, सेकंड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना. तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है हर एक लिक्विड की एक डिफरेंट एक बॉइलिंग पॉइंट होती है जिस टेम्परेचर पर वो बॉयल हो रहा होता है. जैसे कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास होती है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज हायर देन प्योर सॉल्वेंट. दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, और उसके अंदर भी जो टेम्परेचर में चेंज आता है उसको डेल्टा टी बी से हम उसको शो कर रहे होते हैं. कहते हैं कि जो किसी एक सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर देन द प्योर सॉल्वेंट, वो प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है. मिसाल के तौर पे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. अगर उसके अंदर हमको सॉल्यूट ऐड कर दें, नमक ऐड कर दें, 1 चम्मच नमक घोल दें, अब वही वाटर जो क्या होगा 100 के बजाय 101 डिग्री सेंटीग्रेड या 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर बॉयल होगा. तो जब हम सॉल्यूट को ऐड करना शुरू करते हैं, जब हम सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं तो क्या होता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एलिवेट हो जाता है. ठीक है, उसके अंदर एलिवेशन आ जाती है, वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो इसी में डू यू नो करके जो चार्ट है उसके अंदर आपके बुक में एक जगह लिखा हुआ है कि वाइल बॉइलिंग एन एग वी ऑफन मिक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेबल सॉल्ट इनटू वाटर. दिस एलिवेटेड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दस मोर हीट इज प्रोवाइडेड टू द एग फॉर इट्स क्विक प्रिपरेशन. ठीक है, सिंपल सी बात है ना कि जब हम कह रहे हैं कि वाइल बॉइलिंग एन एग वी ऑफन मिक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेबल सॉल्ट इन वाटर. जब एग को बॉईल करते हैं तो कभी हम थोड़ा सा नमक उसके अंदर ऐड कर देते हैं. दिस एलिवेटेड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. इससे क्या होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. एंड दस मोर हीट इज प्रोवाइडेड टू द एग फॉर इट्स क्विक प्रिपरेशन. तो क्या होता है कि अक्सर ये एक टोटका होता है सिंपल कि नमक ऐड कर दिया जाता है वाटर को बॉईल करने में. तो क्या होता है कि वो जल्दी बॉयल हो जाता है नमक ऐड करने पर. क्यों? क्योंकि नमक ऐड करने पर जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाती है, तो वो हाई टेम्परेचर रीच कर जाता है वाटर, तो जिसलिए क्या होता है जल्दी एग बॉयल हो जाता है. ये नॉर्मल घर के अंदर आप ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं जब किचन वर्क हम कर रहे होते हैं. तो ये तो सेकंड चीज़ हो गया. उसके बाद थर्ड हमारे पास है दिस इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, डिप्रेस हो जाना.
डिप्रेशन हो जाना, कम हो जाना उसके अंदर। तो द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जबकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वो ये क्या करता है, ये डाउन कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है, उसको ये कम कर देता है। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है सॉल्यूट का पार्टिकल, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट को जो है वो कम कर देता है। ठीक है, अब जैसे कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है वो बॉयल होता है। ठीक है, लेकिन इसी पर वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर है वो फ्रीज हो रहा होता है। अब अगर उसमें हम नमक डाल दें, अब नमक डालने पर क्या होगा कि जो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट है उसके अंदर डिप्रेशन आ जाएगी, वो डिप्रेस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई, तो ये हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट पे भी असर डाल रहे होते हैं, उसको वो डिप्रेस कर रहे होते हैं। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट भी एक तरह की। ठीक है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है यहाँ तक बात? एनी प्रॉब्लम? उसके बाद फोर्थ जो मैं आपको बता रहा था, इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं आपको, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? तो ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज आल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी हमारे पास एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि दिस प्रॉपर्टी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है, पढ़ा होगा आपने ऑस्मोसिस को बायोलॉजी के अंदर, कि सेल्स वगैरह के अंदर जो है ना वो फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो उससे सॉल्यूशन को वो पास होने देता है, कुछ को रोकता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये बायो के अंदर हम पढ़ते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है असल में केमिस्ट्री के अंदर? तो ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस मतलब जो लगातार होता रहे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। गैसेस के अंदर अगर ये चीज़ हो रही होती है तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करना। सेम यही डिफ्यूजन अगर आपको कहाँ दिख रहा हो भाई, लिक्विड्स के अंदर अगर आपको दिख रहा हो तो उस वक्त हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पर वो ज़्यादा हमारे पास मूव कर रहा होता है, वहाँ पर वो ज़्यादा बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसमें यूज़ होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? इट इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब वाटर का प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन विच स्टॉप्स द फर्दर पैसेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? कि एक प्रेशर होता है जो एक्सर्ट करता है सॉल्यूशन, जो क्या करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को फर्दर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होने से रोक देता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आपको एक डायग्राम आपको दिख रही है यहाँ पर बनी हुई। इसमें क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बीकर है, इस बीकर में हमने प्योर वाटर डाल दिया, प्योर वाटर डाल दिया, दैट इज के पानी उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद फिर एक हमने ये थिस्टल फनल यहाँ पर ले लिया, दिस इज एक्चुअली अ फनल, इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज थिस्टल फनल। थिस्टल फनल ले लिया, थिस्टल फनल के साथ हमने यहाँ पर क्या किया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अटैच कर दिया। ये बाद में आपने प्रैक्टिकल भी इसका कुछ किया होगा। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिया, उसको यहाँ पर हमने लगा दिया। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या भर दिया भाई, इसके अंदर हमने जो है वो शुगर सोल्यूशन को भर दिया, शुगर और वाटर भर दिया, और ये उसके इनिशियल लेवल था। ठीक, इनिशियल लेवल इतना था। अब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो मूव करना शुरू करेंगे, वो मूव करना शुरू करेंगे, मतलब यहाँ से प्योर वाटर जो है ना, वो प्योर वाटर इसमें से पास होके जो है ना वो इस मेम्ब्रेन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक ही आते रहेगा ना। तो यहाँ से जैसे ये पास होना शुरू होगा, जब ऐसे ही जो है वो ये वाटर इसके अंदर आना शुरू होगा, तो वाटर का लेवल क्या होगा, राइज हो जाएगा, है ना। ऑस्मोसिस में ये होता है, वाटर का लेवल ऊपर आ रहा होता है, राइज हो रहा होता है। जब वाटर का लेवल ऊपर राइज होगा, एक वक्त आएगा यहाँ पे राइज होते होते रहेगा, यहाँ तक एक वक्त आकर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब क्या होगा कि अब यहाँ पर जो वाटर है ना, ये इसको प्रेशर लगा रहा होगा नीचे डाउनवर्ड की तरफ, ताकि और ज़्यादा सॉल्वेंट इसके अंदर ना शामिल हो सके। तो ये जो प्रेशर ये लगा रहा है ना,
मतलब ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन यहाँ पर अचीव हो गई। अब ये जो वाटर ये सॉल्यूशन यहाँ पर है, ये सॉल्यूशन क्या करे, एक प्रेशर लगा रहे, जिस प्रेशर से क्या हो रही है, फर्दर इसके अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं हो पा रहे हैं। अब ये प्रेशर हमारे पास कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अब दोबारा से उसको रीड कर लें। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन विच स्टॉप्स द फर्दर पैसेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये प्रेशर हमारे पास होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इनसाइड दैट शुगर, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये 4 तरह की हैं। तो ये पिछली बुक के अंदर तो इतनी डिटेल में नहीं थी, ये भी इसमें क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटेल में लिख दिया गया, तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ा इसको ओवरऑल। क्लियर है भाई यहाँ तक बात? मतलब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर वाटर जो है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, वो उसके अंदर शामिल होते जा रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है कि डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस की कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हमारे पास लिखी हुई है। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर 5 एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। डेली लाइफ एग्जांपल किसकी भाई, ऑस्मोसिस की, कि कहाँ कहाँ पर हम इस ऑस्मोसिस को ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो फर्स्ट है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सर्टेन अदर रीजंस स्वेलिंग एंड ब्रस्टिंग ऑफ आरबीसीज टेक्स प्लेस इन ब्लड स्ट्रीम। चला भाई, इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। आरबीसीज जो है वो ब्रस्ट हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, स्वेलिंग बॉडी में कहीं पर भी हो रही होती है, ठीक है। सोर थ्रोट हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है इसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से सेल्स वहाँ पर स्वेल होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड उसमें जमा होना शुरू हो जाता है बड़ी तादाद में। दिस बायोकेमिकल प्रोसेस इज नोन एज हेमोलाइसिस। बायोलॉजी में इसी को हेमोलाइसिस कहा जाता है ना, ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड सेल्स, उनका ब्रेक डाउन होना। लिटरली हेमोलाइसिस इज एंडो ऑस्मोसिस ड्यूरिंग विच वाटर पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज एंड डिस्ट्रॉय देम। इसमें क्या होता है कि जो वाटर है ना, एक्सेस ऑफ वाटर, वो सेल के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है, जिससे सेल के अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि फिर ये हेमोलाइसिस कहलाता है, इसमें ब्लड इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा होता है। तो ये एक ऑस्मोसिस की एक एग्जांपल है, स्वेलिंग जब हमारे बॉडी में कहीं पर भी फ्लूइड जमा हो रहा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा होता है कि वो आरबीसीज जो है ना, उसके अंदर जो है वो वाटर जो है वो शामिल होता है, खून पतला हो रहा होता है उसके अंदर। सोर थ्रोट में भी ऐसे ही होता है, जब गला ख़राब होता है नॉर्मली अक्सर सर्दियों में। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम लोग गार्गलिंग वगैरह कर रहे होते हैं। गार्गलिंग की जाती है ना भी, नमक में पानी डालने के बाद उससे गरारा करते हैं, गार्गलिंग करते हैं। गार्गलिंग करने से क्या होता है, जो अब हमारे पास जो सॉल्ट वाटर है ना, सॉल्ट वाटर जब हमारे गले में जाता है, जब हमारे गले में जाता है तो क्या होता है, जो सेल के वाटर है ना, अब उसके लिए ये वाले कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ना सैचुरेटेड की, तो वो क्या करता है, मूव करता है फिर वो सेल से इस गार्गल की तरफ। फिर हम उसको जब हम उसको कुली करते हैं तो क्या होता है कि वो जो एक्स्ट्रा एक्सेस फ्लूइड होता है ना, वो बाहर आ जाता है, तो आराम मिलता है गार्गलिंग करने से, ऐसे ही होता है। तो ये पूरी ऑस्मोसिस के प्रोसेस पे चल रहा होता है सारा ओवरऑल। ये सेकंड है, फ्रेश वाटर फिश एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर सेमी परमेबल स्क्रीन बिकॉज देयर बॉडी फ्लूइड इज मच सॉल्टियर देन वाटर इन विच दे स्विम। फ्रेश वाटर, मीठे पानी की मछलियाँ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से, देखो अब कुछ लोगों को कहते हैं मछलियों को प्यास लगती है कि नहीं लगती। अब मछलियाँ तो हर वक्त पानी में ही है, तो वो पानी उनकी बॉडी कैसे पूरी कर रही होती है, पानी की ज़रूरत कैसे पूरी होती है बॉडी के अंदर, क्योंकि आपको पता है उनमें गिल सिस्टम होता है, जो पानी उनके मुंह से दाखिल होता है वो गिल से बाहर निकल जाता है, बॉडी के अंदर उनके वाटर कुछ भी नहीं जा रहा होता है। तो वो पानी कैसे पीती हैं, तो वो अपने मुंह से पानी नहीं पीती हैं, क्योंकि मुंह से तो डायरेक्ट गिल का रास्ता होता है। तो उनके स्किन में होता है, बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि स्किन से क्या करती हैं वो, उनके स्किन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह से होता है, स्केल्स जो होते हैं उनके, तो वो क्या करते हैं कि वो और जो क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उसको डिजोल्व करते हैं उसके, क्योंकि अंदर बॉडी की जो स्किन होती है ना, देयर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज देयर बॉडी फ्लूइड इज मच सॉल्टियर, क्योंकि उनके अंदर की जो बॉडी होती है मछलियों की वो नमकीन होती है, सलाइन होती है। तो उससे क्या होता है कि एक तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर जो है ना उनकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है, इस तरह से वो बॉडी में मतलब उनकी वाटर की ज़रूरियात पूरी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी बायोलॉजी से ही लिंक करता है, ये वाला भी जूलॉजी में आप पढ़ते हैं उसको अक्सर। थर्ड है, ऑल्दो प्लांट्स के बारे में बॉटनी की एक उसमें बता रहे हैं, ऑस्मोसिस की एक एप्लीकेशन बता रहे हैं डेली लाइफ में, कि ऑल्दो प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू देयर एंटायर सरफेस इंक्लूडिंग रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। तो आपको पता है पौधे तो पूरी बॉडी अपनी पूरी हर जगह से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, लीव से भी करते हैं, स्टेम से भी करते हैं, ठीक है, रूट से भी करते हैं। हाउएवर इट मेनली अकर बाय रूट हेयर्स, लेकिन ज़्यादातर जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं वो रूट हेयर्स से करते हैं, ज़मीन से जो पानी सक कर रहे होते हैं ना, रूट के थ्रू, जड़ से कर रहे होते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और ये भी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही हो रहा होता है कि वो पानी जो है ना उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास डेली लाइफ एप्लीकेशन है। फोर्थ है जैम, अचार भी इसको हम कह सकते हैं, कि जैम इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग हाई अमाउंट ऑफ शुगर
जैम जो बनाया जाता है वो ज़्यादा शुगर उसमें ऐड किया जाता है, बहुत ज़्यादा जैम बनाने के लिए। वाइल पिकल्स आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, जबकि पिकल्स कैसे कहते हैं, अचार को कहते हैं ना भाई, जबकि जो अचार बनाया जाता है, पिकल्स बनाया जाता है हमारे घर पे, आम के अचार, मिर्च के अचार, नींबू के अचार, बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो अचार बनाया जाता है बाय एडिंग सफिशिएंट सॉल्ट, ऑयल, विनेगर etc। सिरका डालते हैं उसमें, तेल डालते हैं ना, उसमें नमक डालते हैं बहुत ज़्यादा। दीज एडिटिव्स मेक द सोल्यूशन ऑफ जैम एंड पिकल्स हाईली कंसेंट्रेटेड, वो काफ़ी कंसेंट्रेटेड हो जाता है। देयरफॉर वाटर पास आउट फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ bacteria and other microorganisms through the process of osmosis, causing bacteria killing and avoid the chances of spoilage। अब इतने हाई कंसेंट्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह अंदर अगर कोई मौजूद है ना, तो उनके अंदर से जो सारा लिक्विड है, जो वाटर है, वो सारा का सारा निकल कर सोल्यूशन में आ जाता है वाटर। अब बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अचार के अंदर, जैम के अंदर, तो वो मर जाते हैं। अब वो मर जाते हैं तो क्या होता है, वो इस चांसेस ऑफ स्पॉइलेज कम हो जाता है, इसलिए अचार कभी ख़राब नहीं होता। हमारे घरों में अचार पड़ा होता है ना भाई, 1-1 साल बाद भी आप खाएं तो वो अचार सही रहता है, 6-6 महीने, साल चल जाते हैं ना भाई। अभी आम का सीज़न है, आम का अचार लगती है, अगले सीज़न जब जाएगा ना, तब तक आम का अचार घर पे मौजूद होगा। ऐसा होता है ना अक्सर, चूँकि ख़राब नहीं होता बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, चूँकि उसके अंदर जरासीम सारे मर जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ है फूड आफ्टर डाइजेशन इन वेरियस, ये सारे बायोलॉजी से ही रिलेट करते हैं ऑस्मोसिस, इसलिए ऑस्मोसिस को बायो में ज़्यादा पढ़ा जाता है, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। फूड आफ्टर डाइजेशन इज इन वेरियस रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनल चेंज इनटू काइम, कि खाना जब आप डाइजेशन हो जाती है, एलिमेंट्री कैनल तो आपको पता है डाइजेस्ट सिस्टम है, माउथ से लेकर बकल कैविटी से पूरा एनस तक जाता है, पूरा ओवरऑल वो पूरी एक कैनल होती है, उसमें बीच बीच में उसमें स्टमक भी आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सब आ जाएंगे। तो एलिमेंट्री कैनल है, काफ़ी लॉन्ग होती है वो। तो फूड आफ्टर डाइजेशन इन वेरियस रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनल चेंज इनटू काइम, वो काइम में चेंज हो जाता है, CHYME, काइम में चेंज हो जाता है, which then absorbs into body tissues through the semi permeable wall of small intestine। अब हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी एक तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह से होती है। तो जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ठीक है, तो उसकी जो वॉल होती है, ड्यूडेनम कहा जाता है उसको बायोलॉजी में। तो ड्यूडेनम से क्या होता है, वो अब्जॉर्प्शन होती है, वो अब्जॉर्ब होकर क्या होता है कि वो पूरे बॉडी को जा रहा होता है, टिश्यूज़ को जा रहा होता है, सेल्स को जा रहा होता है, डिफरेंट। तो ये भी इस तरह से मतलब कुछ 5 समझ में आ गए एप्लीकेशंस, तो बस इसको बायोलॉजी वाले तो इजीली याद कर लेंगे इसको, देयर इज नो इशू। ठीक है, तो मसला तो वैसे याद करना होगा आपको डेली लाइफ, बस 5 बुक में 6 होंगी, बस आप 5 याद कर लें, दैट्स इनफ। ठीक है, अच्छा एक नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इन आरओ प्लांट। रिवर्स ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट आरओ प्लांट के अंदर। ठीक है, एक तो हमारे पास ऑस्मोसिस होती है, एक हमारे पास होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस किससे कहते हैं, देखो आरओ प्लांट आपको पता होगा वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, आरओ फिल्टर प्लांट जिसको हम कहते हैं ना, तो आरओ इज एक्चुअली रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का उलट होता है। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा होता है कि जो सॉल्वेंट है इससे शुगर सोल्यूशन की तरफ, मतलब कि जो है ना, या जो भी सॉल्यूशन है ना, सॉल्वेंट से उस तरफ मूव कर रही होती है पार्टिकल। रिवर्स ऑस्मोसिस में रिवर्स होता है, सॉल्यूशन से जो है ना वो पार्टिकल्स फिर वो सॉल्वेंट की तरफ आ रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या होता है इसमें, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, इस अ वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, ये वाटर को प्यूरिफाई करने का बहुत बेहतरीन प्रोसेस है आरओ, थ्रू अ मेम्ब्रेन ऑफ टाइनी पोर्स, उसमें भी मेम्ब्रेन एक यूज होती है जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन द अपोजिट डायरेक्शन अंडर हाई प्रेशर। इसमें क्या करते हैं, अब जाहिर सी बात है, अब ये रिवर्स तो हो नहीं सकता आरओ, मतलब उसमें होता क्या हमारे पास नॉर्मली तो ये होता है ना कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम इसका रिवर्स कर देते हैं। कैसे, हाई प्रेशर यूज़ करते हैं, हाई प्रेशर पे पंप्स वगैरह यूज़ करते हैं। जब हाई प्रेशर पे पानी गुजारते हैं ना, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, तो वो ख़त्म हो जाता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का वो ओवर रूल करके वो वाटर मतलब इस तरह से रिवर्स प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। द पर्पस इज टू फिल्ट्रेट आउट सॉल्ट्स एंड अदर लार्ज आयंस पार्टिकल्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। इसका मकसद क्या होता है कि हम सॉल्ट को और दूसरे जो लार्ज आयंस हैं, दूसरे जो हमारे पास जो डिजॉल्व सॉलिड उसके अंदर जो हार्मफुल है, उसको ड्रिंकिंग वाटर से हम उसको ख़त्म कर दें, हटा दें। अब ये एक डायग्राम के थ्रू उसमें समझाया गया है, जैसे सलाइन वाटर है, नमकीन पानी है। अब आपको पता है रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो खारे पानी को भी मीठा कर देता है, वाटर प्यूरिफिकेशन कर देता है। तो ये नॉर्मल फिल्टर ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ आरओ फिल्टर जो है ना वो खारे को भी मीठा कर सकता है, खारे पानी को। तो ये सलाइन वाटर हमने डाला प्री ट्रीटमेंट टैंक के अंदर,
फिर यहाँ से हमने डाला इसको हाई प्रेशर पंप है, ये पंप का सिंबल है। पंप क्या करेंगे, पंप से इसको गुजारेंगे तो ये आरओ मेम्ब्रेन एक लगा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। यहाँ से जब हम उसको पास करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, हाई प्रेशर पर जब पास करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से जो भी उसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो मेम्ब्रेन में रुक जाता है वहाँ से, और वेस्ट डिस्चार्ज हो जाता है, जबकि प्योर वाटर जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये ऑस्मोसिस का रिवर्स है। वरना क्या होता है कि सॉल्वेंट से सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। तो इस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का रिवर्स हो गया, इसको वाटर प्यूरिफिकेशन में हम लोग अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक हमारे पास है, दैट इज द टाइप्स ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड के टाइप्स, कोलॉइड के बारे में हमने इससे पहले भी हमने पढ़ लिया था कोलॉइड के बारे में कि दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द टाइप ऑफ मिक्सचर, है ना। कोलॉइड इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की किस्म होती है ये। और ये कोलॉइड भी हमारे पास क्या होते हैं भाई, दिस इज हेट्रोजीनियस। बट वो सस्पेंशन और कोलॉइड में एक डिफरेंस होता है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि कोलॉइड के पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं। मिल्क की एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको उसके अंदर दी थी, दूध की एग्जांपल मैंने आपको उसके अंदर दी थी। तो अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड यहाँ पर हमें बता रहे हैं। ये डिस्पर्जन मीडियम है, ये डिस्पर्स मीडियम है, ठीक है। किस मीडियम में कौन सी चीज़ डिस्पर्स हुई हुई है, टाइप ऑफ कोलॉइड कौन सा, एग्जाम्पल इसकी दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर दे रहे हैं कि डिस्पर्जन मीडियम, जैसे यहाँ पर गैस है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर सॉलिड है। और ये डिस्पर्स मीडियम है, गैस के अंदर लिक्विड डिस्पर्स हुई हुई या फिर सॉलिड डिस्पर्स हुई हुई। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर हमने इस तरह से एक बीकर ले लिया हमने, और उस बीकर के अंदर यहाँ पर जो कोई चीज़ जो ज़्यादा है मतलब ना, तो ये हमारे पास दिस इज़ द ओवरऑल अगर मैं कह लूँ कि दिस इज़ द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम जिसमें डिस्पर्स हो रही है कोई चीज़, और इसके अंदर हमने जैसे कि ये बहुत सारे इसके अंदर ये पार्टिकल्स आ गए जो सस्पेंडेड है, तो दिस इज़ एक्चुअली द डिस्पर्स्ड मीडियम। समझ गए? अब यहाँ पर अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस हो और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, तो पहले जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर दे दें कि गैस हो और लिक्विड हो, तो गैस जब भी डिस्पर्जन मीडियम है तो उसको हम लोग टाइप ऑफ कोलॉइड में वो एरोसोल कहा जाएगा। जैसे एरोसोल स्प्रेस वगैरह आपने देखे होंगे ना, जो है ना रूम फ्रेशनर वगैरह ये सब होते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे गैस के अंदर अगर लिक्विड मौजूद है तो दैट इज़ फॉग या फिर स्प्रे। उसमें गैस में क्या होता है, लिक्विड होती है ना रूम फ्रेशनर वगैरह के अंदर, तो उससे क्या होता है कमरे में हर तरफ फैल जाती है वो। इस तरह से गैस के अंदर सॉलिड अगर हो तो दैट इज़ स्मोक। स्मोक इसके एग्जाम्पल है धुआं, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, ठीक है, दैट इज़ धुआं जो है वो हमारा हो जाएगा। अच्छा, अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास लिक्विड है तो अब डिस्पर्स मीडियम गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। अब अगर लिक्विड के अंदर गैस मौजूद है तो उसकी मिसाल जैसे कि फोम से मुराद होती है झाग, फ्रोथ जो बनता है ना फोम, तो वो झाग हो गया, ठीक है। तो जैसे कि शेविंग क्रीम के थ्रू जो झाग बन रहा होता है उसको हम कह सकते हैं। इस तरह लिक्विड के अंदर अगर लिक्विड डिस्पर्स है तो दैट इज इमल्जन हो सकते हैं, इसको इमल्जन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मिल्क है, मिल्क में लिक्विड में दूसरा लिक्विड उसमें अंदर ऐड होता है जो सस्पेंड हुआ हुआ होता है। लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड है तो उसको हम लोग जो है वो सॉल कह रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पेंट हमारे पास होता है, पेंट में लिक्विड में सॉलिड डाला होता है, सस्पेंडेड होता है, जो हम कलर वगैरह करते हैं ऑयल पेंट वगैरह। अब सॉलिड है, सॉलिड अगर हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम है तो उसमें डिस्पर्स मीडियम गैस, लिक्विड, सॉलिड कोई भी हो सकता है। सॉलिड में अगर गैस मौजूद हो तो सॉलिड फोम, जैसे कि फोम रबर हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, जो फोम नॉर्मली गद्दे वगैरह में होता है। तो उसमें क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है, उसके अंदर बीच बीच में गैसेस होती हैं, तो उससे फोम सॉलिड फोम बन जाता है। सॉलिड फोम जिसमें हम नॉर्मली जो चेयर वगैरह सोफे में जो फोम लगा होता है। इस तरह सॉलिड लिक्विड, तो सॉलिड के अंदर लिक्विड तो वो जेल बन सकता है, जैसे कि जेली वगैरह हो गया। इस तरह सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड आ गया तो सॉलिड सॉल्यूशन बन गया, जैसे कि रूबी ग्लास है या अलॉय वगैरह डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है वो कोलॉइड्स हमारे पास हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि डिस्पर्जन मीडियम क्या है, डिस्पर्स मीडियम क्या है, फिर वो टाइप ऑफ कोलॉइड क्या है, फिर सूटेबल एग्जाम्पल। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपको पूछा जा सकता है कि एमसीक्यूज़ के लिए जस्ट यू नीड टू रिमेंबर इट। आगे पसंद है इसको। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स जो हमारे पास हैं तो डैट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर, जो अभी मैंने बताया आपको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़
डिस्कस करते हैं। तो 6 प्रॉपर्टीज इसकी हैं। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था क्लास के स्टार्ट में, वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोलॉइडल सॉल्यूशन आर हेटेरोजेनस इन नेचर। ये हेटेरोजेनस इन नेचर होते हैं, मतलब डिफरेंट फेस होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 2 फेसेस, 2 फेसेस पर मुश्तमिल होते हैं। मीन्स आपको दोनों अलग अलग फेसेस दिख सकती हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, अलग अलग फेसेस के अंदर होते हैं ये, ठीक है। तो होमोजेनस नहीं होते हैं, हेटेरोजेनस होते हैं ये भी, सस्पेंशन की तरह से, क्योंकि ये 2 फेसेस पर मुश्तमिल होता है, 2 अलग अलग फेसेस पर मुश्तमिल होता है। सॉल्यूशन की तरह होमोजेनस नहीं होते हैं, सेम फेस पर मौजूद नहीं होते ये। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है मोस्ट ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट इन कोलॉइडी और ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस। ज़्यादातर जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो क्लाउडी मतलब बादलों जैसे होते हैं, मीन्स क्लाउडी नेचर उनका होता है, क्लाउडी अपीयरेंस होती है। और ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस, या फिर ट्रांसलूसेंट अपीयर होते हैं। ट्रांसलूसेंट से मुराद ना तो ट्रांसपेरेंट ना तो ओपेक, मतलब जैसे बताया था ना, रोशनी इसमें से गुजरेगी बस थोड़ी सी गुजरेगी, ज़्यादा नहीं गुजरेगी। तो वो ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस ये हमारे पास रखते हैं, ठीक है। या फिर क्लाउडी अपीयरेंस रखते हैं, मतलब सस्पेंशन की तरह बिल्कुल ओपेक नहीं होते हैं और सॉल्यूशन की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होते। कोलॉइड्स जो होते हैं वो हमेशा ट्रांसलूसेंट होते हैं, या क्लाउडी अपीयरेंस रखते हैं। थर्ड है कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या हाई पावर माइक्रोस्कोप। तो हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर हम कोलॉइड के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। देखो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को तो हम देख ही नहीं सकते, हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। और सस्पेंशन के पार्टिकल तो आपको नॉर्मली माइक्रोस्कोप या नॉर्मली भी दिख जाते हैं। कोलॉइड के पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें हाई पावर माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, तो आप उसके पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आप उसके देख सकते हैं। फोर्थ है कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, जैसे कि दूध है, मिल्क है कोलॉइड है, मिल्क को अगर फिल्टर पेपर से पास करोगे तो पूरा का पूरा पास हो जाएगा, ठीक है। तो वो पास हो सकते हैं फिल्टर पेपर से, सस्पेंशन की तरह ना वो अलग नहीं हो सकते। बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मटेरियल ब्लॉक देयर मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या कर सकते हैं कि कोलॉइड्स जो होता है ना, तो उनको भी रोका जा सकता है, उनके पार्टिकल्स को भी रोका जा सकता है, वो भी ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर तो ऐसी बात है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होल्स होते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। फिफ्थ है व्हेन अ बीम ऑफ विजिबल लाइट पासिस थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो फिफ्थ पॉइंट में असल में हमारे पास एक डेफिनेशन बता रहे हैं एक चीज़ की, अगर आपसे पेपर में पूछ लें भाई टिंडेल इफेक्ट किससे कहते हैं, तो टिंडेल इफेक्ट एक इफेक्ट का नाम है जो कोलॉइड्स के अंदर देखा जाता है कि व्हेन अ बीम ऑफ विजिबल लाइट पासिस थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कि जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन से हम एक बीम ऑफ विजिबल लाइट को पास करते हैं, इट स्कैटर्ड बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड हेंस द होल पाथ ऑफ द लाइट बीम बिकम्स इल्यूमिनेट्स। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, उसको स्कैटर करते हैं और होल पार्ट ऑफ द लाइट बीम, और लाइट बीम क्या करती है, इल्यूमिनेट करना शुरू कर देती है, रोशन हो जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज टिंडेल इफेक्ट। इसको हम लोग टिंडेल इफेक्ट कहते हैं। मीन्स क्या यहाँ पर कह रहे हैं कि लेट्स से कि अगर हमने यहाँ पर जैसे कि हमने बीकर लिया, इस बीकर के अंदर अगर मान लेते हैं जैसे कोई सॉल्यूशन पहले डालते हैं, फिर यहाँ पर हम जो है वो कोई एक टॉर्च ले लेते हैं, टॉर्च से लाइट पास करते हैं। जब ये लाइट पास होगी लेट्स से कि इसमें से, तो भी क्या होगी कि ओवरऑल यहाँ से ये आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये लाइट आपको उसके अंदर दिख नहीं रही होगी, लेकिन जब हम इसकी बात कोलॉइड की बात करते हैं, जैसे कोलॉइड है, अब कोलॉइड से जब ये पास होगा तो क्या होगा, जब ये विजिबल लाइट कोलॉइड से पास होगी, इट इज स्कैटर्ड बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड हेंस द होल पाथ ऑफ द लाइट बीम बिकम्स इल्यूमिनेट्स। मतलब ओवरऑल यहाँ से जब ये आगे निकल रही होगी ना, तो लाइट पूरी आपको चमकती हुई इसके अंदर दिख रही होगी, मतलब इसको स्कैटर कर रहा होगा इसके छोटे छोटे पार्टिकल। जब आप इसे लाइट को पास करेंगे तो लाइट के जो पूरा पाथ है, उसका पूरा रास्ता आपको चमका रहा होगा। सॉल्यूशन के अंदर ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। और उसमें जहाँ से मतलब जिससे रोशनी की जो लकीर गुजरी हो, वो लकीर आपको यहाँ पर इल्यूमिनेटेड दिख रही होगी। इसको हम लोग टिंडेल इफेक्ट कहते हैं। तो कोलॉइड्स जो है वो टिंडेल इफेक्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन और सस्पेंशन नहीं करते कभी इसको फॉलो। छठा 6 है, 6 में हमें कोगुलेशन के बारे में बताया जा रहा है। कोएगुलेशन क्या होता है, नॉर्मली वाटर प्योरिफिकेशन वगैरह में कोगुलेशन आपने देखा होगा, जैसे पानी में जब हम लाइक सल्फ़र डाल लेते हैं, गंधक डाल लेते हैं, तो वो फिर सल्फ़र क्या करता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ से खींच लेता है, कोगुलेशन हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं। तो कोगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स विच कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग और बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। कोगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोलॉइड के पार्टिकल्स को प्रिसिपिटेट आउट कर देते हैं।
अलग कर देते हैं, कोलाइड के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, विच कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग, जिसको हम हीटिंग करके कर सकते हैं। ऑन हीटिंग कोलाइडल पार्टिकल्स strike to each other many times with high kinetic energy and aggregate into each other to form large particle and thus settle out। देखो ये बड़ी इसकी सबसे आसान एग्जांपल जो है ना कोगुलेशन की, घर पे अगर आप घर पे करना चाहो तो दूध का फटना है इसमें। आपने देखा होगा मिल्क है, मिल्क को आप क्या करो कि मिल्क को आप जो है वो हीट करना शुरू कर दो। मिल्क एक कोलाइड है, उसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे। अब आप उसको क्या कर दो, हाई टेम्परेचर पे ना रख दो दूध को काफ़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए, दूध फट जाएगा, फिर उसमें खोया जैसा बन जाता है, उसके अंदर कहते हैं ना खोया बन जाता है। तो वो होता क्या है उसके अंदर कि ये जो पार्टिकल्स है ना कोलाइड के पार्टिकल, जब दूध को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं मिल्क को, तो क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स कोलाइड के साथ में टकरा करना बहुत ज़्यादा टकरा के आपस में चिपक से जाते हैं, लम्स बना लेते हैं, लार्ज पार्टिकल बना लेते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद जब आधे घंटे बाद जब हम चेक करते हैं तो सिर्फ जो है ना वो खोया जैसा बना हुआ मिलता है हमें, समझ रहे हैं? तो ये दैट इज़ कोगुलेशन, ठीक है, जो नॉर्मली इसमें बताया जा रहा है। तो मसला ठीक है। तो आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर 10। अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स तो 2 ही थे इसके, वो न्यूमेरिकल्स दोनों हमने पिछली क्लास में सॉल्व कर लिए हैं। तो बस अब हम इसमें एमसीक्यूज देख रहे हैं, उसके करेक्ट आंसर 10 एमसीक्यूज हैं, तो उसके आंसर देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसकी। फर्स्ट है ओनली वन पेयर ऑफ लिक्विड इन द फॉलोइंग सेट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, आइडेंटिफाई इट। कह रहे हैं कि इन चारों में से एक पेयर ऑफ लिक्विड है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब वो आप बताएं कि वो कौन सा लिक्विड है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं कौन भाई, सारे के सारे आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, यस, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं सारे के सारे आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑर्गेनिक होते हैं, उसमें कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक, जिसको हम कहते हैं ना। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि दिस इज कार्बन कंपाउंड्स, ये भी पता होगा आपको, कार्बन कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर देखेंगे तो मिथानॉल एंड इथानॉल, मिथानॉल का फॉर्मूला हमारे पास होता है CH3OH और इथानॉल होता है C2H5OH। ये 2 फॉर्मूले इनके, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, दोनों ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो मान लेते हैं चले भाई ये तो करेगा भाई, मतलब ये तो फॉलो करेगा, ये आइडियल सॉल्यूशन है, इनसे मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। आईएस आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो बेंजीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड है। और टॉलुइन जो होता है ना वो भी बेंजीन ही होता है, C6H5CH3 होता है। ये मतलब बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग इस तरह से आपने देखी हुई कभी, इसके ऊपर CH3 लगा होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉलुइन। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, बाकी ये भी दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो दिस इज आल्सो, टॉलुइन भी ऑर्गेनिक नेचर का होता है। तो भाई तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, दिस इज आल्सो आइडियल सॉल्यूशन। तो हमें कहना है कि हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन ढूंढना है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। हेक्सेन आपको पता है हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन है, 6 कार्बन वाला अल्कीन, C6H14। दिस इज ऑर्गेनिक इन नेचर, ये ऑर्गेनिक हमारे पास है क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। हेप्टेन होता है, हेप्टेन में 7 कार्बन्स, दिस इज C7H16, दिस इज आल्सो ऑर्गेनिक। तो अभी ये भी हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन हो गया। तो हमें लगता है कि शायद डी होगा, और करेक्ट यही है कि फिर हमारे पास डी ही है। जाहिर सी बात है सारे आइडियल है तो बस वही नॉन आइडियल होगा, ठीक है, इथेनॉल एंड एसीटोन। तो जिसकी वजह से ये हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, क्लियर है। तो डी, तो ऑर्गेनिक के अलावा जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास नॉन आइडियल होते हैं, ठीक है, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो मसला समझ में आ रही बात। तो ये मुश्किल MCQ था पहला वाला थोड़ा सा, वैसे भी हमने एग्जाम्पल मैंने इन्हीं के लिए करवाई थी आपको शायद कुछ, ठीक है। सेकंड इसके बाद है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पर हमें बताइए। इट शोज टिंडल्स इफेक्ट, ये शो करता है बिल्कुल, तो ये तो सही है, इनकरेक्ट नहीं है। इट्स पार्टिकल मूवमेंट इज ब्राउनियन टाइप, ये भी ठीक है, ब्राउनियन मोशन करते हैं। जो पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन आपने पढ़ा होगा इससे पहले, ये भी एक प्रॉपर्टी है एक तरह की, ब्राउनियन टाइप, ब्राउनियन मोशन जिसको हम लोग कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट का नाम आप जानते हो, न्यूक्लियस भी उन्होंने डिस्कवर किया था, बहुत सारे काम है।
शायद सेल की डिस्कवरी की थी उन्होंने, सेल डिस्कवर किया था। तो ब्राउनियन मोशन जो है ना वो एक जिगजैग मोशन को हम लोग कहते हैं ना, जिगजैग मोशन, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई कोलॉइड बना हुआ है, जैसे कि मिल्क है, मिल्क के अंदर एक कुछ सॉल्वेंट है और उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं। अब जो मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं। तो ये जो जिगजैग मूवमेंट होती है ना, जिगजैग मूवमेंट पार्टिकल्स की, तो ये हमारे पास कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन करते हैं ये, ठीक है। अब ये करते हैं तो इसका मतलब कि ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। इट्स पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ये इनकरेक्ट है। यस, चूँकि ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर एंड लेस देन 1000 नैनोमीटर, ये पढ़ा था हमने, है ना। लेस देन 1 नैनोमीटर तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ कोलाइड की बात कर रहे हैं, कोलाइड्स का ऐसा नहीं होता। और इट्स फिजिकल अपीयरेंस इज ट्रांसलूसेंट, तो ये भी हमने पढ़ा, सही है भाई। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सोच के ज़रा निशान लगाना होता है एमसीक्यूज के अंदर कि विच विल बी द करेक्ट वन। थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज प्ले, यस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ। अब मैंने आपको प्रेशर का बताया था कि प्रेशर की चेंजिंग किसकी सॉल्युबिलिटी पर असर डालती है। अगर कोई सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है तो उस पर तो अफेक्ट नहीं डालती, लेकिन गैस अगर लिक्विड में डिजॉल्व हो रही है तो फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा उस पर अफेक्ट करती है। तो गैस इन अ लिक्विड पे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो प्रेशर का होता है। तो गैस इनटू लिक्विड सी ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। जैसे हाई प्रेशर पर हमने पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास गैसेस डिजॉल्व हो रही होती है, सॉरी लो टेम्परेचर पर ज़्यादा डिजॉल्व हो रही होती है और हाई प्रेशर पर ज़्यादा डिजॉल्व हो रही होती है। समझ आ गई बात। फोर्थ है विच इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वैसे हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ये तो कॉलिगेटिव है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये भी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी है, तो डी ही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो असल में ऑस्मोटिक प्रेशर होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ी ना होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर होती है कॉलिगेटिव। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख दिया तो ये तो सॉल्यूशन की बात ही नहीं होती। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नॉर्मली नाइट्रोजन ऑक्सीजन की वजह से होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिफ्थ एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज 5 है। According to Raoult's law, the relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. जिस लोअरिंग इतना ज़्यादा लोअर होगा तो जाहिर सी बात है वो इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। यस, ठीक है, बी ऑप्शन होगा, सही है। 6 है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मतलब sum of mole fraction of solute and solvent is always equal to 1, so that's why the answer will be B, 1.0. 7th है how many moles of NaOH are present in a 2 dm cube of 1 molar aqueous solution of it। ये एक न्यूमेरिकल है ना, कह रहे how many number of moles आपसे पूछ रहे हैं 1 molar solution। तो मोलरिटी हमारे पास क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। मोल्स पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज मोलरिटी इंटू लीटर्स। मोलरिटी हमारे पास है 1 मोलर और लीटर 2 है तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएंगे। तो ओके, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल टाइप का एमसीक्यू सही है। 8th है अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड इज नोन एज। लिक्विड दोनों साथ में मिल रहे हैं तो एमल्जन उसको हमने कहा था। यस, जैसे मिल्क के बारे में कहा था कि मिल्क इज एन एमल्जन, चूँकि 2 लिक्विड्स मिले हैं उसमें आपस में। 9th है एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड पेयर इज। इमिसिबल से मुराद क्या है, इमिसिबल से मुराद यहाँ पर हमारे पास है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूबल। और इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड पेयर है, कौन सा 2 लिक्विड साथ में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएंगे। तो देखो भाई, इसके अंदर ये भी थोड़ा मुश्किल एमसीक्यूज है, समझना पड़ेगा इसको। देखो हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया था इससे पहले कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक में हमने क्या पढ़ा था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक में हमने पढ़ा था कि पोलर सॉल्ट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्ट डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट।
तो पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, और जो हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट होता है वो डिज़ोल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है। अच्छा, पोलर सॉल्यूट हमारे पास और पोलर से अच्छा, जब हम पोलर की बात करते हैं ना, जो चीज़ें पोलर होती हैं अक्सर, तो वो चीज़ें हमारे पास असल में इनऑर्गेनिक होती हैं, और अक्सर चीज़ें जो हमारे पास नॉन पोलर होती हैं तो वो अक्सर हमारे पास क्या होती है, उनका नेचर कैसा होता है, ऑर्गेनिक नेचर होता है। ऑर्गेनिक मतलब वो कैसी होती है, कार्बन बेस्ड होती हैं, कार्बन कंटेनिंग होती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं बेंजीन इनटू टॉलुइन। बेंजीन नॉन पोलर है, क्योंकि बेंजीन ऑर्गेनिक है, टॉलुइन भी ऑर्गेनिक है, तो बेंजीन भी नॉन पोलर हो गया और टॉलुइन भी नॉन पोलर हो गया। ये दोनों साथ में पूरी तरह से हल हो जाएंगे, तो ए ही ऑप्शन में ही करेक्ट हमारे पास आ गया, क्योंकि बेंजीन और टॉलुइन दोनों साथ में पूरी तरह से हल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर नेचर रखते हैं, दोनों ऑर्गेनिक है। अब यहाँ देखो, वाटर होता है इनऑर्गेनिक, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो इनऑर्गेनिक फिनॉल जो होता है ना, फिनॉल हमारे पास, फिनॉल कार्बन बेस्ड होता है, फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, दिस इज फिनॉल। तो फिनॉल ऑर्गेनिक है। अब जब भी ऑर्गेनिक है तो दैट सी बात है, इनऑर्गेनिक के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, तो बी तो गलत हो गया। ठीक है। सी आ जाए वाटर एंड बेंजीन, वाटर H2O, वाटर हो गया इनऑर्गेनिक, ठीक है, तो ये वाटर इनऑर्गेनिक हो गया, जबकि बेंजीन आपको पता है कि ऑर्गेनिक होता है, तो ये ऑर्गेनिक होता है, तो ये हमारे पास ये भी डिजॉल्व नहीं होंगे साथ में दोनों आपस में, बिल्कुल ऐसे ही वाटर एंड मिथानॉल। अच्छा, जब हम आए वाटर एंड मिथानॉल के अंदर, तो वाटर हमारे पास इनऑर्गेनिक है, और जो मिथानॉल है ये हमारे पास ऑर्गेनिक है, ये भी डिजॉल्व नहीं होंगे। इसका मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल लिक्विड पेयर हमारे पास सिर्फ ए होगा, क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं, बेंजीन टॉलुइन दोनों ऑर्गेनिक है, तो बस यही हल होंगे। बाकी वाटर जाहिर सी बात इनऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ तो डिजॉल्व नहीं होता कभी भी, कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 10th है, 15% वेट बाय वेट KOH सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 15 ग्राम KOH इन कितना वाटर। और 15% अगर ये है तो 100 में से माइनस कर दे 15 को, तो कितना हो गया हमारे 35 ग्राम हमें वाटर का चाहिए होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। सही है। ठीक है, चैप्टर यहाँ पर हमारे पास एंड हो गया। दिस इज चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स। मसला